रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का केंद्र होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है, ये नाभिक है वो भी ठीक है, धनावेशित है वो भी ठीक है, सारे कुछ अभी भी ठीक है। इसको खंडन नहीं किया। खंडन क्या हुआ कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनों का कोई निश्चित कक्षा नहीं बताया और बोला कि न्यूट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ गतिमान रहते हैं, ठीक है। अब इसी का खंडन हो गया कि नहीं इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी सही बात है, पर ये परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे तैसे नहीं रहता, जैसे तैसे नहीं रहता, वो कहीं न कहीं एक पथ पर होता है, एक कक्षा पर होता है, एक कोष पर होता है, एक ऑर्बिट पर होता है। समझ रहे हैं? तो ये या कक्षा में, इस कक्षा में, इस कक्षा में, मतलब जितना भी हो, है ना, वो सेल होता है, ये कक्षा होता है, ऑर्बिट होता है, और उसमें परमाणु का ऊर्जा स्तर होता है। परमाणु हरेक का वो भी ऊर्जा स्तर होता है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में होते हैं, है ना, और इन सभी को जो बीच में, ये सभी के जो बीच में खाली जगह है, खाली जगह नजर आ रहा है ना? यस सर। तो इस खाली जगह पर ऊर्जा स्तर होता है। अब इससे ज्यादा कहीं ऊर्जा स्तर इसमें होगा, इससे ज्यादा ऊर्जा स्तर इसमें होगा, मतलब सबसे कम ऊर्जा किसमें होगा? पहला सेल में होगा। और जैसे जैसे हम आगे की ओर जाएंगे ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाएगा। अब हम यदि n से इसको डिनोट करते हैं तो ये कहलाएगा n1, n2, n3, समझे? और इसी को k, l, m, n कक्षाओं में सूचित करते हैं। ये कौन बताए? नील्स बोर। कौन बताए? नील्स बोर सबसे पहले। बेरिंग महोदय का भी यही थॉट था, इसलिए साथ में बोल दिया वैज्ञानिकों ने, इसको कहा कि इसको बोर बेरिंग का नियम से जाना जाए। तो कितने वैज्ञानिक होते हैं? एक नील्स बोर और एक बेरिंग। तो बोर बेरिंग, समझ रहे हैं? तो हम आगे की और कुछ अभी जो बताए, है ना, ये जो सेल कोष बताए, ये कौन बताए? नील्स बोर ने, है ना। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? बोर का परमाणु मॉडल। कोई दिक्कत? हाँ, फिर गुनगुनाइए नहीं। अभी कितना शांत लग रहा था? अब स्टॉप करो, थोड़ा स्टॉप करो। आज तलाशी करने तथा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझा, हम उसके अगले तत्व किसी भी तथ्य को उसको गलत साबित करने के लिए कोई हमारा तथ्यात्मक शब्द होना चाहिए, कुछ उसका एक लिंक होना चाहिए। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के माध्यम से, क्वांटम प्लांट के माध्यम से ये इसको क्या किया? गलत साबित किया कि इसमें कुछ गलतियां हैं जो इस प्रकार। अब यहाँ पर बात आया कि ये क्या होता है
फ्लाइंग क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत तो ये थोड़ा सा हम समझ लें कि क्या होता है क्वांटम सिद्धांत। किसी वस्तु के प्रकाश और ऊर्जा जैसे विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, या ऊर्जा निकलेगा या ऊर्जा समाहित होगा, ये हमेशा नहीं होता, हमेशा सतत नहीं होता है, असतत रूप से छोटे छोटे सम्मिश्र में होते, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में होते। और उन पैकेट्स को क्या कहा जाता है? क्वांटम्स बोला जाता है। ठीक है, क्वांटम कहते हैं। एक क्वांटम की ऊर्जा को निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त किया जा सकता है। E बराबर E फॉर एनर्जी। हम क्वांटम का सिद्धांत बता दे रहे हैं कि H क्या है? H भी, यहाँ H क्या है? स्थिरांक है ना? H प्राइम स्थिरांक है। H और ये भी क्या है? विकिरण की कंपनावृत्ति है। भी विकिरण, जो विकिरण अवशोषित होता है या फिर निगति, विकिरण की कंपनावृत्ति मतलब जो कंपन होता है उसकी आवृत्ति है। E क्या है? क्वांटम की ऊर्जा है, यानी E फॉर एनर्जी क्वांटम की ऊर्जा। तो सिर्फ ये याद रखो, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन में पूछ सकता है खाली जगह भरने के लिए। ठीक है, तो इसके माध्यम से रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको मतलब गलत साबित किया। उसमें से जैसे बताया इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन का निश्चित कक्षा उन्होंने नहीं बताया था। इस सिद्धांत की मुख्य बातें क्या है? इस सिद्धांत का बोर परमाणु मॉडल का मुख्य सिद्धांत, बोर परमाणु मॉडल का मुख्य सिद्धांत। अब इससे बड़ा नहीं लिखा जा सकता। चलो पहला बताते हैं कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन अनिश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण नहीं करते, बल्कि ये कुछ चुनी हुई अनुमेय कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। पहला चीज ये बताया कि परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनिश्चित कक्षा में नहीं होता, बल्कि किसी भी तत्व का जो कक्षा होता है, इलेक्ट्रॉन का जो कक्षा होता है, यानी परमाणु का जो कक्षा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो निश्चित होते हैं। ठीक है, जब आगे पढ़ाएंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे तब। जैसे मान लो कि एक छोटा सा उदाहरण देते रहे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है ना? 2 8 1 में टूटेगा। इसका मतलब आयतन कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन और कक्षाओं की संख्या कितना हुआ? 3 हुआ, है ना? अब सोडियम कभी 4 कक्षा नहीं हो सकता। अब इसमें भी जब एनर्जी का लॉस करेगा, है ना, तो वो नियॉन का लेगा और वो अक्रिय में आएगा, एक अस्थाई में चला आएगा। तो ये जो होगा वो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? और ये क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ ये जानो कि कोई भी तत्व का जो परमाणु होता है, ठीक है, किसी भी परमाणु का निश्चित तत्व का परमाणु का कक्षा जो होता है वो निश्चित होता है। और ये बात उन्होंने क्या कहा था कि
परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनियमित रूप से क्या होते रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। दूसरा, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करता है तो इस क्रिया में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि परमाणु है, ठीक है, और इसके चारों ओर अधिक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो ऊर्जा का क्या हो रहा था, ह्रास हो रहा था, और अंतिम में क्या हो जा रहा था, नाभिक में समा जा रहा था, हो रहा था। लेकिन नील्स बोर का परमाणु मॉडल ये बात को साबित नहीं करता। ये बात को गलत साबित करते हुए इन्होंने क्या कहा कि किसी भी परमाणु की अधिक कक्षा है तो इसमें जो एनर्जी है वो हमेशा रहेगा और ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। जब तक नहीं तब तक नहीं होगा। थोड़ा सा हम आगे का बात बता देते हैं। जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन का या लॉस नहीं होगा या क्या जुटेगा नहीं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवाहित समावेश होता है तो ये ऊर्जा का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का ह्रास होगा तो ऊर्जा का स्तर क्या होगा, घट जाएगा। तीसरा में बता रहा है कि ऊर्जा दो नियम समझा ना जी। पहला क्या होता है, हमको थोड़ा सा हम 1 मिनट देंगे इसलिए कि आगे बढ़ जाएंगे। इधर कुछ बोले तो टाइम दोनों को भी दिमाग से ऑफ हो गया होगा। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन अनिश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण नहीं करते बल्कि निश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण करते। एक हो गया कि ये कक्षा जो होता है वो निश्चित ही होता है। दूसरा बताएं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं तो इस क्रिया में ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। स्थिर कक्षा कौन हुआ, इसका छोड़ करके बाकी क्या कहलाएगा, ये स्थिर कक्षा कहलाएगा। ये नाभिक है ना, पहला कक्षा दूसरा कक्षा, तो ये जो है स्थिर कक्षा कहलाएगा। तो इसमें कितनों इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते रहेगा उसका ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। और यही बात वो नहीं बोले थे। क्या बोले थे, ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, बोले थे ना। तीसरा, कुछ ऊर्जा का अवशोषण इसके इलेक्ट्रॉन नाभिक के किसी निकट वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा पर कूदता है। जब वह दूर वाली कक्षा से किसी भीतर वाली कक्षा की ओर कूदता है तो इस क्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर विद्युत चुंबकीय किरणें निकलती हैं और ऊर्जा का अवशोषण होने पर इन किरणों का अवशोषण होता है। अभी बता रहे थे थोड़ा सा पहले, फिर से समझो। इस कक्षा का इलेक्ट्रॉन यदि बाहरी कक्षा में कूदेगा तो ऊर्जा का स्तर क्या बोले थे, बढ़ जाएगा। और यदि भीतरी कक्षा की ओर दौड़ेगा तो ऊर्जा का स्तर घट जाएगा। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से बाहरी कक्षा की ओर जाता है इसमें इससे क्या होता है, उस ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा निकलता है। एकदम ठेठ भाषा में समझ लो, है ना। अभी तो कोई एकदम आसान भाषा में समझा रहे, समझ में आए नहीं। ये क्या था, तीसरा कौन चीज का पढ़ रहा है, परमाणु का मॉडल किसका, बोर का। इससे पहले दो कौन कौन पढ़े थे, थॉमसन और रदरफोर्ड। थॉमसन देखो शुरुआती थॉमसन ही की, लेकिन क्या है कि वो उतना नहीं बता पाए, है ना। उसके बाद रदरफोर्ड बहुत कुछ बताए, बोर, नील्स बोर और बहुत सारे तथ्यात्मक शब्दों के साथ और भी बहुत अच्छे
तथ्य के साथ प्रस्तुत किए और अभी भी वो चल रहा है। केमिस्ट्री में इसी तरह से बहुत पढ़ोगे, जब लॉ फ्रॉम ऑफ द पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, मोस्टली द्वारा बनाया गया है, जिसमें 118 तत्वों और एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स जो अलग से बाद में तत्वों का खोज हुआ वो अलग कक्षा में रखा है। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी ऐसे नहीं आया, उससे पहले बहुत सारे जैसे त्रिक, डोरेनर का त्रिक पढ़े होंगे, मेंडलीव का आवर्त सारणी पढ़े होंगे, है ना। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी आया। आधुनिक आवर्त सारणी बात निकल गया तो बता देते हैं, यहाँ का कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो वो आवर्त सारणी नहीं रखेगा। 10 रुपया में मिलता है, खरीद के टांग दीजिएगा, जहाँ पढ़ाई करते हैं ना वहाँ टांग दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जैसे मैट्रिक पास करेंगे तो अधिकतर स्टूडेंट साइंस रखने का कोशिश करें। हो गया था, है ना। चौथा में चौथा अनुमेय कक्षाएं, जिसको कहते हैं ये अनुमेय कक्षाएं वे हैं, अनुमेय कक्षाएं वे हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्णांक अपवर्तीय होता है। ये क्या होता है सुनो, h/2π ये क्या होता है, अपवर्तीय होता है। कोणीय संवेग, संवेग पढ़ाए थे पिछले बार हम फिजिक्स जब पढ़ाए थे। संवेग बराबर क्या होता है बाबू, संवेग बराबर v1 - संवेग को किस संकेत द्वारा सूचित करते हैं, p। और संवेग तब होता है जब किसी वस्तु में मतलब गति होता है, और वो गति तभी होगा, कोई वस्तु तभी कहलाएगा जब उसमें मास होगा। क्या होता है, अर्थात संवेग बराबर मास इंटू v यानी m। ठीक है, तो सुनो ये जो थोड़ा बिता लेते हैं, बोर्ड असल बात है छोटा है, ये बोर्ड बड़ा होना चाहिए। 4:43 थोड़ा पीछे नहीं दिखता है इसीलिए। देखो किताब में भी इस तरह से नहीं समझाएगा, किताब पढ़ेगा नहीं समझ में आएगा। जब हम समझा दे रहे हैं ना तो खाली सोनो समझ में आएगा कि क्या होता है h/2π। ये क्या कहलाएगा बाबू, ये जैसे ये नाभिक हो गया तो ये जो कहलाएगा h/2π। क्यों, क्योंकि यहाँ n का मान कितना है, n क्या बताए थे, a। ये n क्या होगा, n हम बोले थे कि इसको हम n से डिनोट करते हैं, तो n1 होगा, n2 होगा, n3। तो यहाँ पर एक लिखो या ना लिखो। अब ये क्या होगा, 2n/2n। दूसरा कक्षा है ना, तो खत्म हो जाएगा, हाँ ये नहीं पाई, 2π। ये पाई कहाँ से आया, रेडियस का क्या होता है, 2πr होता है ना। ठीक है, तो 2πr जो होता है एरिया से संबंधित होता है, πr²। और 2πr क्या होता है, परिधि से, 2πr। ठीक है, तो ये तीसरा क्या होगा, उसी तरह से 3h/2π है ना। तो जहाँ h क्या है,
स्थिरांक है और ये पाई होगा, ठीक है। एक फ्लैंक स्थिरांक है, n सेलों की संख्या है, ठीक है, और NH, हाँ, तो NH बटे MAR बराबर NH बटे 2 पाई। ये फ्लैंक का स्थिरांक H हो गया, N सेलों की संख्या हो गया, है ना, और 2 पाई से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो संवेग का मान, है ना, संवेग का मान 1 बटे क्या होता है, H बटे 2 पाई, यही याद रखना। अब चलो परमाणु संख्या पर आते हैं।